Hello everyone. In previous video we talk about two different places, uh, Kerala and Ladakh. We saw that there are so many differences both of the regions, Kerala and Ladakh. Okay, so now let's discuss more about both of them, the differences, what are the differences both of the regions belong to. Okay, while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features. अब देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने दोनों जगह के बारे में पढ़ा था, केरला और लद्दाख के बारे में, दोनों जगह की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, दोनों जगह की मेन क्वालिटीज़ क्या हैं, किन किन चीज़ों की वजह से द बोथ रीजन्स आर फेमस. ओके, तो दोनों जगह जो हैं वो एक दूसरे से टर्म्स में डिफरेंट है, जोग्राफिकल फीचर्स डिफरेंट है, हिस्ट्री जो है दोनों रीजन्स की वो अलग है. कल्चर एक तरह से अगर हम बात करें दोनों जगहों पर, केरला और लद्दाख में सिमिलर कल्चर, एक तरह से जो कल्चर इन्फ्लुएंस है वो दोनों जगह की अलग अलग प्रभाव से बने हैं. बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स. और दोनों ही रीजन्स जो हैं केरला और लद्दाख, दोनों ही जगह चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स के द्वारा प्रभावित हुए हैं, है ना. दोनों जगह ही चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स आए थे. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices, and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. दोनों ही रीजन्स एक तरह से अगर हम बात करें तो केरला की जो जोग्राफिकल कंडीशन है, या केरला की जो स्थिति है, मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ की सॉइल, ये सारी चीज़ें क्या अलाउ करती हैं वहाँ पर, कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस, मतलब मसाले एक तरह से वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी में, बहुत अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं. और इसी तरीके से अगर हम दूसरी जगह बात करें लद्दाख की, तो वहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पर जो वूल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और वहाँ बहुत ज़्यादा वूल एक तरह से जो गोट्स हैं, पश्मीना गोट्स, उनसे पाई जाती है, जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं वो इन रीजन्स में बहुत ज़्यादा जाते हैं. Thus history and geography are often tied in the culture life of a region. और इन दोनों जगह की हिस्ट्री है जो, और जो जोग्राफ़ी है वो इन दोनों जगह की कल्चरल लाइफ को एकता में बांध कर रखती है. Influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. तो जो एक तरह से जो हमारे देश का जो कल्चर है, जो इतना डाइवर्स कल्चर है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पास्ट की बात है, या जो हमारी हिस्ट्री है उसी में डाइवर्स कल्चर हुआ करता था. अगर हम आज प्रेजेंट की लाइफ में भी अगर हम बात करें, प्रेजेंट लाइफ की तरफ मूव करें, तो हम देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर, प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क, एंड विथ ईच मूव ऑफ आवर कल्चर, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन. तो हम ये देखेंगे कि ना सिर्फ हिस्ट्री में या पास्ट में जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए, और जिस तरह वो दूसरी जगह जाकर उन वहीं के ट्रेडिशन से, वहीं की जो कल्चर होता था उसमें ही घुल मिल जाते थे, सेम वैसा ही एक तरह से आज की प्रेजेंट लाइफ में भी वही होता है ना. हम कहीं पर दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ का जो कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, तो हमारी लाइफ जो है वो एक तरह से उसी प्रॉपर नए प्लेस की जो वे ऑफ लिविंग है उसी में हम एक तरह से घुल मिल जाते हैं ना, उसी का पार्ट बन जाते हैं. सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़. इस तरह से आपने अपने आसपास में भी, आपने पड़ोस में भी आपने देखा होगा जहाँ आप रहते हैं कि कई सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं. मान लीजिए कोई आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, तो कई सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, जैसे सिख लोग हैं या फिर मुस्लिम हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं जहाँ पर आप रहते हैं, इवन वहाँ पर भी, है ना. आवर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइफ, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. तो हमारी जो डेली लाइफ है वो एक तरह से इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम जितनी भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं,
किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ें करते हैं, किस तरह से एक दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं, या किस तरह की एक दूसरे की स्टोरीज़ में जो परंपराएं होती हैं या प्राचीन सभ्यता की जो कहानियाँ होती हैं, लोक कथाएं, उनमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, एक दूसरे के कस्टम्स और ट्रेडिशंस में इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम कहेंगे कि आवर इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, बहुत विभिन्नता से भरी हुई एक हमारी कंट्री जो है वो है। नाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो किस तरह से हमारे देश में डाइवर्सिटी तो है लेकिन फिर भी लोगों में यूनिटी है, एकता है। अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, लेकिन फिर भी वी ऑल आर इंडियंस, हम सब इंडियंस हैं। ओके, इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा हमें हमारी ताकत की याद दिलाती है, और इंडिया की डाइवर्सिटी हमारी ताकत का एक बहुत बड़ा सोर्स है। When the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. जब ब्रिटिश जो थे वो हमारे इंडिया पर रूल कर रहे थे, तो जितने भी अलग अलग कल्चरल, रिलीजियस और रीजनल बैकग्राउंड के लोग थे, चाहे वो मैन हों या विमेन हों, दे केम टुगेदर टू अपोज देम। इकट्ठे हुए किसके लिए? जो ब्रिटिशर्स थे उनको उनका अपोज करने के लिए, है ना, उनका विरोध करने के लिए। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। और हमारे इंडिया में जितने भी मूवमेंट हुए, जितने भी आंदोलन हुए फ्रीडम को लेकर, उसमें हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग थे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, जो मतलब धर्म से और हर चीज़ से, रिलीजियस से, कल्चरल बैकग्राउंड से, अलग अलग बैकग्राउंड से थे। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। इसके अलावा जितने भी अलग अलग धर्म के लोग थे उन्होंने साथ में मिलकर काम किया। जितने भी ब्रिटिशर्स का विरोध करने के अलग अलग तरीके जो थे वो सब ने मिलकर किया, है ना। जितने भी लोग थे, जब भी वो विरोध करते थे अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज़ उन्हें पकड़कर जेल में डाल देते थे, तो सब इकट्ठे मिलकर जेल जाते थे, है ना। तो कई सारी चीज़ें थी, जो भी एक्शंस लेते थे जो इंडियंस अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, दे वर्कड टुगेदर। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। अब ब्रिटिशर्स ऐसा सोचते थे, उनकी ये थिंकिंग थी ब्रिटिशर्स की, कि क्योंकि इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो ब्रिटिशर्स उन्हें आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं, और जिससे वो आगे और भी टाइम तक रूल कर पाएंगे। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन लोगों ने ब्रिटिशर्स को ये दिखा दिया कि किस तरह से अलग अलग कल्चर से बिलोंग होने के बावजूद, अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड से बिलोंग होने के बावजूद वो एक थे, अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी दे वर इंडियंस। और एक तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उनके विरुद्ध जितने भी इंडियंस थे उन्होंने बहुत लड़ाई की, संघर्ष किया एक साथ। Here is a song which was sung by Indian People's Theatre Association। उस टाइम एक एसोसिएशन था कुछ इंडियंस का जिन्होंने ये गाना या सॉन्ग गाया था। So let's read this song. Don't forget the days of blood, oh friend. In the midst of your happiness, remember to shed a tear for us. The hunter has torn away every single flower to plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullets we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on this lonely grave, O friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rots in jail while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend.
This song was sung after the Jallianwala Massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many or wounding even more. ये जो सॉन्ग है ये जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था उसके अमृतसर में उसके बाद गाया गया था, जहाँ पर एक ब्रिटिश जनरल ने ओपनली या खुले में ही एक तरह से जो निहत्थे लोग थे उन पर फायर करने का हुक्म सुनाया, और जिसमें कई सारे लोग जो थे वो मर गए थे और कई सारे लोग घायल हो गए थे. Men and women, Hindus, Sikh and Muslim, rich and poor had gathered to protest against the British. कई सारे जो औरतें, आदमी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, गरीब, अमीर, दे ऑल वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ये सब लोग इकट्ठे हुए थे ब्रिटिशर्स का विरोध करने के लिए. दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोस ब्रेव पीपल. और ये जो सॉन्ग है ये उन लोगों के लिए कंपोज किया गया है जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपनी जान गंवाई थी. Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. जितने भी सॉन्ग्स और सिंबल जो उदय हुए या सिंबल्स जो दिखाए जाते थे जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जब लोग अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, तो वो सारे कांस्टेंट में एक तरह से हमारी कंट्री के जो इतना रिच ट्रेडिशन है और जो हमारी जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है उसके रिस्पेक्ट एक तरह से शो करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी कंट्री जो है वो हमारी डाइवर्सिटी के लिए और रिच जो ट्रेडिशन है हमारा उसका रिस्पेक्ट करती है. डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आप जानते हैं कि इंडियन फ्लैग की स्टोरी क्या है? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. तो हमारा जो फ्लैग है आज हम जैसे तिरंगे झंडे के नाम से जानते हैं, ये एक तरह से ब्रिटिशर्स से लड़ने के टाइम पर जितने भी लोग थे वो उनका विरोध करते हुए जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसका यूज़ करते थे. In this book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru say that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper, and within its fold the widest tolerance, belief and custom was practiced, and even variety acknowledged and even encouraged. अब देखिए इस बुक में या एक तरह से जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की बुक लिखी गई उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारी जो इंडियन यूनिटी है, भारतीयों की जो एकता है, वो सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए नहीं है बल्कि ये एक तरह से बहुत गहराई वाली बात है. लोग बहुत डीपली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो लोग हैं वो एक दूसरे के कस्टम्स को, एक दूसरे के जो विश्वास हैं उनको मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इवन जो एक दूसरे को जानने की जो ये प्रोसेस है उसमें जो लोग हैं वो एक दूसरे को एनकरेज भी करते हैं. इट वॉज नेहरू who coined the phrase, it was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. और ये नेहरू जी ही थे जिन्होंने एक तरह से ये जो वर्ड है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस वर्ड को इंडिया जो हमारी कंट्री है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया था. ओके. India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, is another expression of the unity of India. और हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, इट वॉज composed by रविंद्रनाथ टैगोर, जो एक तरह से और जाहिर करने का एक तरीका है कि जो हमारी इंडिया है उसमें यूनिटी है. And here is your chapter completed now.